प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है विनीत कुमार। इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ते हैं UPPCS प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र सेकंड यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड यानी कि CSET में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश हम इस क्लास के माध्यम से करते रहे हैं। वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19 और 18 ये हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सभी क्लासेस जो है अटेंड करी होंगी। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे 2017 और 2016 के प्रश्नों का हल। यानी फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, UPPCS प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। तो सामान्य अध्ययन 2 जिसको हम CSET भी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और पूरा पेपर हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ निश्चित टॉपिक्स से आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे, जैसे कि अंतर व्यक्तिक कौशल यानी इंटरपर्सनल स्किल्स, इसके अलावा संप्रेषण कौशल या संचार कौशल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन क्षमता, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान। तो ये जो टॉपिक हैं, इनसे जो प्रश्न पूछे गए थे वर्ष 2017 में और 2016 में UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा में, सामान्य अध्ययन पेपर 2 में यानी CSET पेपर में, उन क्वेश्चनों का हल हम आज करेंगे। तो उम्मीद है सभी बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से जोश और जुनून से भरे हुए हैं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पीछे हट गई है। उम्मीद है कि वो अब दिसंबर महीने में कभी होगी। तो आपको और ज़्यादा समय मिल गया है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए। जो बच्चे थोड़ा कम कॉन्फिडेंट खुद को फील कर रहे थे प्रारंभिक परीक्षा का सामना करने में, अब उनको समय मिल गया है, वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं और ज़्यादा फुल प्रूफ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। UPPCS CSET 2024 की तैयारी जो है हम कर रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। अंतर्वैयक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टॉपिक्स के प्रश्न जो है हम हल करेंगे 2017 और 2016 में पूछे गए प्रश्न पत्रों के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम 2017 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, 2017 पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। सभी बच्चे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है? अधोलिखित का मतलब है निम्नलिखित। ठीक है, निम्नलिखित ज्यादा प्रचलित होता है, तो अधोलिखित का मतलब है निम्नलिखित, यानी नीचे जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है? सकारात्मक संप्रेषण यानी कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन माध्यम नहीं है। विकल्प ए है ज्यादा व्यक्तिक होना, विकल्प बी है दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्विनिवेश, विकल्प सी है टनल दृष्टि और विकल्प डी है समाधान की शीघ्र प्राप्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है यहां पर ए, बीइंग मोर पर्सनल, ज्यादा व्यक्तिक होना, ज्यादा व्यक्तिक होना, ज्यादा पर्सनल होना, ये सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ठीक है, ज्यादा पर्सनल होने से संस्थागत हितों को नुकसान होता है, व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हो सकती है। यानी अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात करें, यानी संस्था के हितों की बात करें, तो ऐसे संदर्भ में ज्यादा व्यक्तिगत होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं माना जाता। ठीक है, ज्यादा पर्सनल होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं माना जाता। बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो सकारात्मक संप्रेषण माध्यम हैं।
जैसे दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश यानी इमीडिएट फीडबैक टू बोथ पार्टीज। इसके अलावा टनल विजन, टनल विजन का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पर फोकस करना, एक ही दिशा में सोचना, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन इस टनल दृष्टिकोण से किया जाए कि जिसके साथ संचार किया जा रहा है वो संचार का अर्थ समझ ले, संचार का उद्देश्य पूरा हो जाए, तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो टनल विजन जो है यानी टनल दृष्टि वो भी सकारात्मक संप्रेषण माध्यम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए, ज्यादा वैयक्तिक होना, बीइंग मोर पर्सनल। अगला प्रश्न देखते हैं, संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है? Which remedy is used to overcome the adverse impact of the node in communication? कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, और कुछ नोड के माध्यम से कम्युनिकेशन जो है वो गुजरता है। अगर कोई नोड या कह सकते हैं कोई छोर कम्युनिकेशन में बाधा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? उस छोर को बाईपास कर देना, उस छोर को या उस नोड को बाईपास कर देना, यानी कि आंसर होगा क्या? लघु परिधिकरण, लघु परिधिकरण यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट कर देना, उसको बाईपास कर देना, ठीक है बच्चों। संचार में निष्पंदन, ये हिंदी की भाषा थोड़ा जटिल है, ठीक है, इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सेंस इसका निकल जाता है। नोड इन कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई ऐसा नोड है कम्युनिकेशन में जिसका एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है कम्युनिकेशन में, तो उस एडवर्स इंपैक्ट को समाप्त करने के लिए, उससे पार पाने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? लघु परिधिकरण कर दिया जाए, यानी शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो कर दी जाए, यानी डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, उस नोड को बाईपास कर दिया जाए, ठीक है। संचार जो है उसके माध्यम से होना बंद हो जाए, संचार सीधे सीधे होने लगे उसको बाईपास करके, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, शॉर्ट सर्किटिंग यानी लघु परिधिकरण, परिधि को लघु कर देना, परिधि को छोटा कर देना। क्लियर है बच्चों? यहां पे काइनेटिक्स जो होता है ये बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो संचार होता है उसको बोला जाता है काइनेटिक्स। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो संचार होता है उसे बोला जाता है काइनेटिक्स। और पैरा लैंग्वेज जो होता है वो एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। स्पर्शीय संचार भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, स्पर्शीय संचार, इसमें जो संचार है वो होता है स्पर्श के माध्यम से, यानी टचिंग के माध्यम से, टचिंग या नॉन टचिंग के माध्यम से जब संचार होता है तो उसे कहा जाता है स्पर्शीय संचार। ये नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टचिंग के माध्यम से। क्लियर है बच्चों यहां पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लघु परिधिकरण, शॉर्ट सर्किटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड। काफी सारी चॉइसेस हैं, काफी सारे विकल्प हैं, उनमें से कुछ विकल्पों को खारिज कर देना और कुछ विकल्पों को या कहें कि एक विकल्प को चुन लेना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। इस प्रश्न की भाषा जो है बिल्कुल स्पष्ट है, इसको समझने में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है, इसको कहा जाता है निर्णय लेना,
यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? कई सारे विकल्पों पर विचार करना और उनमें से एक विकल्प को चुनना। क्लियर है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इसको कहा जाता है निर्णय लेना। निर्णय जब हम लेते हैं तो हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं, चाहे हम कॉन्शियसली जानते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, चाहे हम अनकॉन्शियसली ऐसा करते हैं, लेकिन करते हम यही हैं। कहीं अगर हमें पहुंचना है तो कई सारे वैकल्पिक मार्गों पर हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है, और फिर सबसे बेहतर जो मार्ग होता है वहां तक पहुंचने का वो हमारा माइंड चुन लेता है, चाहे कॉन्शियसली और चाहे सबकॉन्शियसली। तो इसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। क्लियर है बच्चों यहां पे? और कई तरीके अपनाए जाते हैं, कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज किया जाता है चॉइसेस को नैरो डाउन करने के लिए, जिसको कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। तो ये टेक्निक्स कौन सी हैं? इन टेक्निक्स में आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग, इसके अलावा इसमें आ जाएगा डेटा सिंथेसिस। इसके अलावा भी अनेक टेक्निक होती हैं जिनका यूज करके हम चॉइसेस को नैरो डाउन करते हैं, यानी कि चयनों को संकुचित करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है वो आपके सामने है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टुवर्ड मेकिंग व्हाट शुड वी डू, या कहें कि व्हाट वी शुड डू इन ए कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। व्हाट वी शुड डू। संरचनात्मक नियम, संगठनात्मक नियम, वियोजक नियम, नियामक नियम। इस प्रश्न का उत्तर है यहां पर डी। प्रश्न का उत्तर है यहां पर डी, रेगुलेटिव रूल। रेगुलेटिव रूल। क्लियर है बच्चों? ये नियामक नियम, नियामक नियम जो है इस प्रश्न का उत्तर है। नियामक नियम, रेगुलेटिव रूल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टुवर्ड मेकिंग व्हाट वी शुड डू इन ए कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। हमें क्या करना चाहिए जब इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के दौरान, तो बेसिकली हम जिस रूल का पालन करते हैं वो है रेगुलेटिव रूल। रेगुलेटिव रूल के अंतर्गत ऐसा किया जाता है, या कह सकते हैं नियामक नियम के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है? संचारण, कूटानुवाद, समझना या कूट लेखन। सबसे पहले आएगा इन चारों विकल्पों में से एनकोडिंग। सबसे पहले आएगा एनकोडिंग, यानी कि कूट लेखन।
यानी स्रोत जो है, सोर्स, सबसे पहले वो कूट लिखेगा, कूट लेखन। उसके बाद संदेश को जो है भेजा जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है रिसीवर के द्वारा संदेश को डिकोड किया जाएगा, यानी उसको यहां पे एनकोडिंग हो रही है सोर्स के द्वारा, यानी स्रोत के द्वारा ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिट होकर जब ये पहुंच जाएगा मैसेज किसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर इसको डिकोड करेगा और उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेगा। तो पहला स्टेप जो है वो है कूट लेखन। कूट लेखन पहला स्टेप है जो किया जाएगा किसके द्वारा, स्रोत के द्वारा, यानी सोर्स के द्वारा। एनकोडिंग, एनकोडिंग इसका आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेप है जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले, फर्स्ट। 4 विकल्प हैं, 4 स्टेप दिए गए हैं, ये पूछा गया है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है, कौन सा चरण है जो सबसे पहले आता है। क्लियर है बच्चों? आंसर इज डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। 4 कौशल हमें दिए गए हैं, प्रबंधकीय कौशल, सामाजिक कौशल, संबंध परक कौशल और प्रत्यायक कौशल। अगर इंग्लिश में देखें तो 4 कौशल यानी स्किल्स जो हैं वो हमें दी गई हैं। मैनेजरियल स्किल, सोशल स्किल, रिलेशनल स्किल और परसुएसिव स्किल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्किल दैट फैसिलिटेट्स इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। दूसरों के साथ संप्रेषण और वार्तालाप को सुगम बनाने वाली स्किल कौन सी है? ठीक है बच्चों, तो आंसर देंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल स्पष्ट करता है अंतःक्रिया और संप्रेषण को सुगम बनाने में? अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन और संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को सुगम बनाने के लिए कौन सी स्किल यूज की जाती है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, सोशल स्किल। और ये जो स्किल है जिन्हें कहा गया है सोशल स्किल, इनको सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन। सोशल स्किल को सीखने की प्रक्रिया जो है उसे कहा जाता है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण जो है इसको कहा जाता है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। क्लियर है बच्चों? तो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने वाली स्किल जो है वो कही जाती है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। और इन स्किल को सीखने का जो प्रोसेस होता है वो होता है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। Which one of the following is not used to denote interpersonal relations? अंतरवैयक्तिक संबंधों को क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। क्या नहीं कहा जाता है? यानी इसका आंसर जो है वो होने वाला है यहां पे डी,
संगठनात्मक कौशल जो है वो एक अलग चीज होती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और बाकी तीनों जो है ये डिनोट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन को। बाकी तीनों डिनोट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन को, ठीक है। यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस को हम पीपल स्किल भी कह सकते हैं, सॉफ्ट स्किल भी कह सकते हैं, और लाइफ स्किल्स भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर लोक कौशल कह सकते हैं, मृदु कौशल और जीवन कौशल भी कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति में पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स या फिर लाइफ स्किल्स होती हैं, वो इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है उनको अच्छे से डेवलप कर पाता है, अच्छे से उनको संभाल पाता है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या डिनोट नहीं करता है इंटरपर्सनल रिलेशंस को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। संगठनात्मक कौशल जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो डिनोट करते हैं, वो व्यक्त करते हैं अंतरवैयक्तिक संबंधन को, यानी इंटरपर्सनल रिलेशंस को। क्लियर है बच्चों यहां पे? तो ये ध्यान रखना है कि पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये सभी जो शब्द हैं या टर्म हैं वो एक ही चीज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां पे सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी हायरार्कीज आर एग्जांपल्स ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के किस फंक्शन के अंतर्गत औपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम होता है? ठीक है, हायरार्की होती है यानी पद सोपान होता है, पदानुक्रम होता है, ठीक है, और औपचारिक रूप से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का कौन सा फंक्शन ऐसा होता है? ऐसा फंक्शन होता है कंट्रोल फंक्शन। कम्युनिकेशन के कंट्रोल फंक्शन में ऐसा होता है, या कह सकते हैं कि संचार के नियंत्रण प्रकार के अंतर्गत ऐसा होता है। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। संचार के नियंत्रण प्रकार के अंतर्गत औपचारिक दिशा निर्देश और प्राधिकार पदानुक्रम पाया जाता है। कम्युनिकेशन के कंट्रोल फंक्शन के अंतर्गत फॉर्मल गाइडलाइंस और अथॉरिटी हायरार्कीज जो है वो पाई जाती हैं। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? बताएंगे सभी बच्चे। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो कौन से हैं? तुम और मैं, वह और वे, तुम और हम, मैं और वे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसका आंसर हो जाएगा यहां पे सी, यू एंड वी। यू एंड वी। संचार में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो होते हैं तुम और हम। तुम और हम जो हैं वो संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, तुम और हम, यू एंड वी। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अशाब्दिक संचार में क्या निहित होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है? अशाब्दिक संचार में क्या शामिल होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक विकल्प में अनेक बातें जो हैं वो शामिल की गई हैं। विकल्प ए है देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा। विकल्प बी है भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावात्मक अभिव्यक्ति। विकल्प सी है न्यूनतम शाब्दिक, मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति।
और विकल्प डी है देह भाषा, लहजा और मौन। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अशाब्दिक संचार में कौन सा विकल्प जो है वो शामिल होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है। और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है ए, देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा। इसका राइट आंसर है ए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अलावा टोन। किस टोन में हम बात कर रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अलावा टोन, ये सभी जो है शामिल होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। यानी देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज, मुखीय अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन और इसके अलावा लहजा यानी टोन, ये सभी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला आप सभी बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? बात हो रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की और पूछा गया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कौन सी बात ऐसी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, आदान प्रदान में ज्यादा समय लगता है, या संचार में ज्यादा समय लगता है, या सम व्यवहार में ज्यादा समय लगता है, या विश्वास बनाने में ज्यादा समय लगता है। तो बताइए विश्वास बनाने में कितना समय लगता है आपके हिसाब से? मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्वास बनाने में या विश्वास बनने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो पक्षों के बीच में विश्वास की स्थापना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। विश्वास होता है तभी एक दूसरे से प्राप्त होने वाले संदेश को विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, तो विश्वास बनने में सबसे अधिक समय लगता है। आंसर है इसका यहां पर डी। अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है? क्या पूछा गया है? कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें अधिक समय लगता है? तो विश्वास बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है जो विकल्प दिए गए हैं उनके अंतर्गत। यानी आंसर हो गया यहां पे डी। आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? डी। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना, ये प्रोसेस सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर है बच्चों यहां पे आपको? ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो सबसे ज्यादा समय लेता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। विश्वास बनने में समय लगता है और विश्वास बनाना जरूरी भी होता है। विश्वास से ही संचार जो है वो प्रभावी होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है एक वैज्ञानिक के नाम पर जिनका नाम है साइमन। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। यानी साइमन जो है वो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक प्रोसेस दिया है डिसीजन मेकिंग का, उसमें 3 स्टेज उन्होंने बताई हैं, 3 चरण उन्होंने बताए हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये 4 जो चरण दिए गए हैं 4 विकल्पों के माध्यम से, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो साइमन द्वारा बताई गई प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। विषम प्रक्रिया का मतलब है कि जो साइमन द्वारा बताए गए चरणों में शामिल नहीं है, यानी जो ओड एक्टिविटी है, ओड एक्टिविटी, जो ओड एक्टिविटी है दी गई एक्टिविटीज में से। तो 4 विकल्प जो है वो आपके सामने हैं और इन चारों में से 3 जो है वो तो साइमन ने बताए हैं, एक जो है वो नहीं बताया है और वो है डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी,
तादात्मीकरण क्रिया, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी जो है वो इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि साइमन ने जो प्रोसेस बताया है, साइमन ने जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बताया है, उसमें उन्होंने 3 स्टेज बताई हैं और 3 स्टेज जो हैं वो आपके सामने हैं। इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी और चॉइस एक्टिविटी, ये तीनों जो है शामिल हैं साइमन द्वारा बताए गए प्रक्रिया में। इन तीनों को साइमन ने शामिल किया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने समझाया है। जो शामिल नहीं है वो है आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, यानी कि तादात्मीकरण क्रिया, और यही हमारा उत्तर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। साइमन का कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निर्णय लेने वालों का एक ढांचा होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर होती है डिसीजन मेकर्स का, यानी जो निर्णय लेते हैं उनका एक ढांचा होता है। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की होती है, पद सोपान होता है, उसमें प्रत्येक स्तर पर डिसीजन मेकिंग का कार्य होता है, निर्णय लेने का कार्य होता है। तो साइमन ने एक थ्योरी दी है और साइमन की थ्योरी के अनुसार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के 3 स्टेज हैं, और हमारे प्रश्न का जो चौथा विकल्प है वो उन 3 स्टेजेस में शामिल नहीं है, और यही प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन क्या कहलाता है? मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, क्या कहा जाता है? अनुमान लगाना, यानी इनफरिंग। इसको कहा जाता है इनफरिंग। मेंटल कनेक्शन बिटवीन डेटा एंड कंक्लूजन, यानी डेटा के आधार पर माइंड को अप्लाई करते हुए कंक्लूजन निकालना, इसको कहा जाता है इनफेरिंग। यानी कि तथ्य सामग्री के आधार पर अपने दिमाग को अप्लाई करते हुए निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है उसको कहा जाता है अनुमान लगाना। ठीक है, इनफेरिंग। और इनफेरिंग जो है वो करनी ही होती है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसमें रिस्क भी होता है, क्योंकि जिस चीज का अनुमान लगाया जाता है, जो चीज या जो निष्कर्ष इन्फर किया जाता है, वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो कई मामलों में गलत भी साबित होता है। लेकिन फिर भी ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इससे गुजरना ही होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डेटा और कंक्लूजन के बीच मेंटल कनेक्शन को कहा जाता है इनफरिंग, यानी अनुमान लगाना। क्लियर है बच्चों यहां पे? अगर किसी विशेषज्ञ के द्वारा यानी स्पेशलिस्ट के द्वारा इन्फरिंग की जाती है तो उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने अनुमान लगाया है, डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाला है, जो स्पेशलिस्ट नहीं है, तो उस पर उतना भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि स्पेशलिस्ट का कंक्लूजन भी गलत हो सकता है, और जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं है, कई मामलों में उसका कंक्लूजन भी सही हो सकता है। तो दोनों ही बातें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सहज ज्ञान निर्णय जो है वो क्या होता है? इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग को हम गट फीलिंग भी बोलते हैं। गट फीलिंग, या इसको कह सकते हैं सिक्स्थ सेंस के आधार पर डिसीजन लेना, अपनी छठी इंद्री के आधार पर डिसीजन लेना, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग।
इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। क्लियर है बच्चों? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज नॉट यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो गलत है। संगठनों में इसका प्रयोग किया जाता है। चारों विकल्प पढ़ते हैं तो इसका उत्तर निकल के आएगा सी। ठीक है ना? इंट्यूटिव डिसीजन का मतलब होता है मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट्स। आंसर यहां पे होने वाला है सी। सहज ज्ञान निर्णय क्या होता है? इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या होता है? अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय लेने को सहज ज्ञान निर्णय कहा जाता है। यानी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इसको कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है गट फीलिंग के आधार पर डिसीजन लेना, ट्रस्टिंग योर गट। ट्रस्टिंग योर गट इसी को कहा जाता है, और इसको ही कहा जाता है सिक्स्थ सेंस के आधार पर डिसीजन लेना। सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री के आधार पर डिसीजन लेना, यानी यूजिंग सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस के आधार पर डिसीजन लेना, इसी को कहा जाता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। क्लियर है बच्चों? तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग का मतलब हो गया अपने अनुभव के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर और लंबे समय से जो ज्ञान इकट्ठा किया है उसके आधार पर डिसीजन लेना। ट्रस्टिंग योर गट और यूजिंग सिक्स्थ सेंस। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये जो है क्विक होती है, ये जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। और ज्यादा प्रेशर की सिचुएशन में, यानी जब ज्यादा दबाव होता है तो उस समय ये काम आती है, उस समय ये काम आती है। क्रिएटिविटी में, उद्यमशीलता में ये लाभदायक होती है। अनुभव पर यह आधारित होती है और ये कॉन्शियस रीजनिंग से दूर होती है। कॉन्शियस रीजनिंग का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, ये सब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन पर आधारित होती है। कॉन्शियस रीजनिंग यानी जानबूझकर, सोच समझकर, तर्क वितर्क करने पर यह आधारित नहीं होती। सब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में होती है, सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो हमारा होता है, ये उस पर आधारित होती है। क्लियर है बच्चों? जैसे कई बार जब ड्राइविंग करते हैं तो अचानक गाड़ी के आगे अगर कुछ आ जाए तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग या तो गाड़ी को मोड़ देते हैं या तो ब्रेक लगा देते हैं। और वो जो रिएक्शन होता है वो इतना फास्ट होता है, इतना क्विक होता है कि बाद में हमें भी सोचना पड़ता है कि हम ऐसा आखिर कर कैसे पाए। माइंड ने इतना क्विक डिसीजन कैसे लिया किसी व्यक्ति या वस्तु के गाड़ी के आगे आते ही। तो ये जो होता है ये बेसिकली जो है ये इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है? ये कॉन्शियस रीजनिंग पर आधारित नहीं होती, बल्कि सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और एक्यूमुलेटेड जजमेंट्स पर आधारित होती है। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निर्णय प्रक्रिया जो होती है उसका अंतिम चरण क्या है? तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई सारे प्रश्नों के माध्यम से। सभी बच्चे जो है इस प्रश्न को पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? निर्णय प्रक्रिया जो है उसके कई सारे चरण होते हैं, यानी समस्या को की पहचान करना, आवश्यक सूचना का संग्रहण करना, यथासंभव विकल्पों को अपने सामने रखना, उन विकल्पों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना, एक विकल्प का चुनाव करना, उस विकल्प को लागू करना और उसके बाद जिस विकल्प को लागू किया गया उसकी प्रभावशीलता की जांच करना। ये सभी जो है स्टेज है, ये सभी जो है ये स्टेज है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। तो सबसे अंतिम स्टेज क्या हुई? सबसे अंतिम स्टेज क्या हुई? निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना, इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस, यानी जो डिसीजन हमने लिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से गुजरकर, जिसको हमने फिर लागू कर दिया, तो उसका प्रभाव कैसा हुआ, वो डिसीजन कैसा साबित हुआ, क्या वो अच्छा साबित हुआ या वो अच्छा साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग का फाइनल स्टेप। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप जो है इसी को कहा जाता है। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? अंतिम चरण पूछा गया है, तो अंतिम चरण है निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, यानी इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। क्या निहित है? तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णयन प्रक्रिया में निहित है। क्या निहित होता है? एज अगेंस्ट यूजिंग एस्टेब्लिश्ड रूल्स इन रीजनिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है अनिश्चितता। अनिश्चितता जो है हमेशा निर्णयन प्रक्रिया में निहित होती है। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी जो है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल रहती है, हमेशा मौजूद रहती है अनिश्चितता। डिसीजन जो है वो लिया जाता है काफी सोच समझकर, ये सोचा जाता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही ही साबित होगा, लेकिन डिसीजन एक संदर्भ में ही लागू किया जाता है। डिसीजन में अपनी भी कमियां हो सकती हैं, प्लस अच्छे से अच्छे डिसीजन को उसका संदर्भ जो है वो पास या फेल करा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिसीजन लेने के बाद भी काफी मैटर करती हैं, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो अनिश्चितता जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होती है। अनसर्टेनिटी जो है वो निर्णयन प्रक्रिया में निहित होती है, शामिल होती है। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए, इस कथन पर विचार कीजिए। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने के लिए, या कह सकते हैं निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक उचित क्रियाविधि क्या हो सकती है। न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, विशेष उपाय करने चाहिए न्यायालयों को, ताकि वो ज्यादा समय ना लगने दें, त्वरित निर्णय लें। इसके अलावा अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए विभाग के अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। यह भी बात सही है, यानी विभाग में अगर विवाद है तो कोशिश की जानी चाहिए कि विभाग के अधिकारियों को कुछ शक्तियां हो, ताकि वो अपने विभाग के विवादों को अपने स्तर पर ही निपटाने की कोशिश जो है कर सकें।
तो बात जो है दोनों ही सही है। अगर दोनों कदम उठाए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को जो समय लगता है उसको कम किया जा सकता है, उसको घटाया जा सकता है। तो आंसर होने वाला है सी। आंसर होने वाला है सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। क्लियर है बच्चों यहां पे? इसी प्रश्न को जो है एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसिडर दिस स्टेटमेंट, कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग इन डिसाइडिंग इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो क्या किया जा सकता है? कोर्ट्स शुड टेक स्पेशल मेजर्स टू स्पीड अप डिसीजंस। ये बात बिल्कुल सही है। स्पेशल पावर्स शुड बी गिवन टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट्स। ये भी सही है। तो आंसर होने वाला है सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, दोनों ही बातें जब इंप्लीमेंट की जाएंगी तो कोर्ट्स के द्वारा जो टू लॉन्ग समय लगता है उसको घटाया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से एक बार। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। दो नाम आपके सामने लिखे गए हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और जेनेट डेविडसन, ये दो विचारक हुए हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है। ठीक है, और वो थ्योरी जो है वो उसका नाम है इनसाइटफुल थिंकिंग। इनसाइटफुल थिंकिंग। इनसाइटफुल थिंकिंग। इनसाइटफुल थिंकिंग से संबंधित ये थ्योरी है। इसी पर ये प्रश्न जो है बना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंसाइट? इंसाइट का एक प्रकार नहीं है, अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। किसके अनुसार? 3 प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो 3 प्रोसेस व्यू है, 3 प्रोसेस व्यू। और ये 3 प्रोसेस व्यू जो है ये किसने दिया है? ये दिया गया है इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और जेनेट डेविडसन के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रोसेस दिया है जिसकी 3 स्टेज है। ठीक है ना, या कह सकते हैं 3 प्रोसेस व्यू है जो प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो 3 प्रोसेस व्यू का हिस्सा नहीं है? ये पूछा गया है आपसे इस प्रश्न में। ठीक है, तो यहां पे अगर हम पढ़ें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और जेनेट डेविडसन की थ्योरी, तो इसके माध्यम से हमारे प्रश्न का जो विकल्प सी है, विकल्प सी, वो इस थ्योरी का हिस्सा नहीं है। वो इस थ्योरी का हिस्सा नहीं है, यानी सेलेक्टिव स्टोरेज जो है ये इस थ्योरी का हिस्सा नहीं है, और यही पूछा गया है। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? यह पूछा गया है। तो आंसर होने वाला है यहां पे सी।
क्योंकि बाकी जो विकल्प दिए गए हैं वो अंतर्दृष्टि के प्रकार हैं। सेलेक्टिव एनकोडिंग, सेलेक्टिव कंपैरिजन और सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, ये तीनों जो विकल्प हैं ये 3 प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा है। तो यहां पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा विकल्प इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे सभी विकल्प जो है उनको पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। A well-defined problem has the following characteristics। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होती हैं एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में, और इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है यहां पर बी। प्रश्न का उत्तर होगा यहां पे बी। ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, ऑपरेशंस और इसके अलावा कंट्रोल्स। क्लियर है बच्चों? प्रारंभिक अवस्था शामिल है इसमें, लक्ष्य अवस्था भी शामिल है, संकारक शामिल है और इसके अलावा नियंत्रक भी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक सुपरिभाषित समस्या में शामिल होते हैं या इसकी विशेषताएं होते हैं प्रारंभिक अवस्था यानी इनिशियल स्टेट, लक्ष्य अवस्था यानी गोल स्टेट और इसके अलावा ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी बच्चे पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान यानी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की अस्वस्थ अनुक्रिया है? कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना है, रेस्पॉन्स उसके लिए देना है, तो कौन सा रेस्पॉन्स ऐसा है जो अनहेल्दी है? अनहेल्दी है। यानी कौन सा रेस्पॉन्स ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम ऐसा करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ए रेडीनेस टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाएं और क्षमा कर दें, अगर ये अप्रोच हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ए बिलीफ दैट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज कैन बी प्रोटेक्टेड, यानी दो पार्टियां जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जिससे दोनों ही पार्टियों के हितों की रक्षा की जा सके, उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। तो ये भी कदम जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की दिशा में लेकर जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है यहां पर बी। इनेबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज, समझौता पाने की अक्षमता। अगर समझौता पाने की अक्षमता या कहें कि समझौता करने की अक्षमता पाई जाती है तो इसका मतलब यह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए हेल्दी रेस्पॉन्स नहीं है, यानी कि ये अनहेल्दी रेस्पॉन्स है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे बी, इनएबिलिटी टू सीक कॉम्प्रोमाइज, समझौता पाने की अक्षमता। द्वंद्व समाधान के लिए ये एक अस्वस्थ अनुक्रिया है, अस्वस्थ अनुक्रिया। ठीक है, द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया जो है पूछी गई है, अस्वस्थ अनुक्रिया। तो आंसर हो जाएगा यहां पे बी,
क्योंकि बाकी जो तीनों विकल्प हैं यानी ए, सी और डी, इनमें जो बात है वो तो द्वंद्व समाधान की स्वस्थ अनुक्रिया है। स्वस्थ अनुक्रिया यानी हेल्दी रेस्पॉन्स। हमसे पूछा गया है अस्वस्थ अनुक्रिया यानी कि अनहेल्दी रेस्पॉन्स। तो अनहेल्दी रेस्पॉन्स जो है वो है विकल्प बी। आंसर है विकल्प बी में। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम देखेंगे वर्ष 2016 के पेपर में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। 2016 में जो एग्जाम हुआ था यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो पेपर हुआ था सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी सीसेट का पेपर, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे संचार कौशल से, समस्या समाधान से, निर्णय क्षमता से और इसके अलावा अंतरवैयक्तिक कौशल से, अब हम उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न जो है आपको आपके सामने है, वर्ष 2016 में पूछा गया पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर क्या प्रकट करता है? बताइए। एन ऑफिसर थ्रोज हिज पेन ऑन हिज टेबल ड्यूरिंग ए मीटिंग, दिस शोज हिज। वो क्या प्रकट कर रहा है? क्रोध, थकावट, अरुचि या उलझन? पेन को वो मेज पर पटक रहा है तो वो क्या प्रकट कर रहा है? वो प्रकट कर रहा है अपने क्रोध को। अपने क्रोध को वो प्रकट कर रहा है यानी अपने एंगर को वो जाहिर कर रहा है, एंगर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए। राइट आंसर यहां पे होने वाला है ए, एंगर। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल्स फर्स्ट इमर्ज? किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? और इसका आंसर होने वाला है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 3 या 3 से ज्यादा मेंबर होते हैं, तो उस ग्रुप में जो संप्रेषण होता है, संचार होता है, उसके माध्यम से नेतृत्व भूमिका की उत्पत्ति जो है वो सर्वप्रथम होती है। तो यहां पे आंसर होने वाला है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है उसमें लीडरशिप रोल्स के इमर्ज होने की संभावना सबसे पहले होती है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, लघु संचार, लघु समूह संप्रेषण, जैसे कि टीम मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स। टीम मीटिंग्स हो गई, बोर्ड मीटिंग्स हो गई। टीम मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स जो हैं ये स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। और स्मॉल ग्रुप का मतलब हो गया 3 या उससे ज्यादा सदस्य, 3 या उससे ज्यादा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है? उपलब्धता, संस्थिति, शक्ति या योग्यता?
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ ए पर्सन टू वर्क विद अदर्स इज हिज अवेलेबिलिटी, स्टेटस, पावर या एबिलिटी। और इसका आंसर हो जाएगा यहां पर एबिलिटी, यानी उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति की योग्यता। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति कौशल होता है उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। इसका उत्तर सभी बच्चे देंगे और बहुत ही सही तरीके से पढ़कर इसका उत्तर देना है। और इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ना, जैसा प्रश्न आपके सामने है, यही वे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में आपको गलत नहीं करने हैं। देखिए, ये जो सेगमेंट हम कवर कर रहे हैं इस पेपर के माध्यम से, ये सेगमेंट ऐसा नहीं है कि आपको इसमें मास्टरी करनी है, आपको इसका विशेषज्ञ बनना है, ऐसा नहीं है। सीसेट का पेपर जो है क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो पूरा पेपर जो है वो कुल मिलाकर क्वालिफाइंग है, उसमें आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ऐसे में क्या है कि आप हिंदी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन सोल्व करोगे, मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो है आप सोल्व करोगे। कुछ क्वेश्चन जो है इन सेगमेंट से आपको सोल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन आप सोल्व करो, ऐसी कोशिश भी मत करना, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है प्योरली जो है कॉमन सेंस पर बेस्ड है। अगर आपने कभी भी कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ी है, किसी भी थिंकर को नहीं पढ़ा है, तब भी आप इसका आंसर कॉमन सेंस से दे सकते हो। तो ऐसे प्रश्न आपको ढूंढने हैं पेपर में और उन्हें गलत नहीं करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस सेगमेंट में आपसे ऐसे जरूर पूछे जाएंगे जो थ्योरी पर आधारित होंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि साइमन के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। तो साइमन के अगर की थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो क्वेश्चन होने वाला है गलत, या आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पकड़िए जो कॉमन सेंस पर बेस्ड हो, जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो इसको सही करिए। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या करते हैं या आपको क्या करना चाहिए? आप गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो आंसर बताइए क्या होगा। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसका आंसर ना दे। इसका आंसर सभी को देना है और मैं मान के चलता हूं कि सभी बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चे हैं और इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान आप गंभीर बने रहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा मुस्कुराते भी नहीं रहना है। हमेशा किसी के विचारों का आप समर्थन करें और मुस्कुराते रहें, यह भी संभव नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो है डी, सही समय पर मुस्कुराते हैं। सही समय पर आप मुस्कुराते हैं। बताइए कितना आसान प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न आते हैं, काफी प्रश्न आते हैं इस तरह के। अगर आप उनको सही कर देते हैं तो सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करने की आपकी संभावना जो है काफी बढ़ जाती है, ठीक है। अपने कोवर्कर्स के साथ जब आप बात करेंगे तो आप सही समय आने पर स्माइल भी करेंगे। सही समय नहीं आएगा तो स्माइल नहीं करेंगे, ठीक है। सही समय पर मुस्कुराते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, उसको क्या कहा जाता है? यह प्रश्न भी बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस पर आधारित है। इसके लिए कोई डेफिनेशन आपको आती हो यह आवश्यक नहीं है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर जो है देने की कोशिश करेंगे। संचार का कौन सा साधन है जिसमें बहुत सारे रिसीवर हैं और एक सोर्स है? ठीक है, एक सोर्स है जो एक साथ सूचना प्रसारित करता है, जो सूचना बहुत सारे रिसीवर्स के पास जाती है।
तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मास कम्युनिकेशन, यानी जन संप्रेषण। इसका आंसर होगा बी, जन संप्रेषण। जन संप्रेषण यानी कि मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी मास के लेवल पर कम्युनिकेशन, यानी बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन। क्लियर है बच्चों? यहां पे जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन, मास के लेवल पर कम्युनिकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में जो संप्रेषण होता है वो सामान्यतया कैसा होता है? कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया समझा जाता है। प्रभावी, संज्ञानात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई भी नहीं। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है क्या? आंसर होगा बी, कोग्निटिव, संज्ञानात्मक। क्लासरूम कम्युनिकेशन को संज्ञानात्मक समझा जाता है, कोग्निटिव समझा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो एक मेंटल प्रोसेस से जुड़ा होता है। इस मेंटल प्रोसेस में सूचना दी जाती है, सूचना का संग्रहण किया जाता है, सूचना का एनालिसिस किया जाता है और सूचना को आवश्यकता पड़ने पर निकाला भी जाता है माइंड से। तो कुल मिला के क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो कोग्निटिव टाइप का होता है। कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक टाइप का वो होता है, संज्ञानात्मक प्रकार का होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है ये एक दूसरे तरीके से पूछा गया था पिछले वर्षों में, जिनको हम कवर कर चुके हैं। तो इसका उत्तर जो है आपको देना चाहिए अगर आप क्लास जो है आपने अच्छे से अटेंड करी हैं, अब तक जो क्लासेस हुई हैं। एक वर्तुल संप्रेषण में, वर्तुल को आप समझिए यहां पर इंग्लिश में देखकर सर्कुलर, वर्तुल को इंग्लिश में कहा गया है सर्कुलर। ठीक है? इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक जो है वो कूटभंजक हो जाता है। कब? जब फीडबैक प्राप्त होती है। जब फीडबैक जो है प्राप्त होती है, यानी एक होता है सोर्स, एक होता है रिसीवर। सोर्स से संकेत या कहें संदेश गया रिसीवर पर और रिसीवर से फीडबैक आई वापस सोर्स के पास। तो पहले सोर्स जो है वो एनकोडर था, ठीक है, जब मैसेज उसने भेजा। लेकिन जब मैसेज प्राप्त हो गया रिसीवर को और रिसीवर ने फीडबैक उसको वापस भेजी, तो अब फीडबैक को जो है डिकोड करेगा सोर्स, यानी अब वो बन जाएगा कूटभंजक। संकूटक जो होता है वो कूटभंजक बन जाता है जब उसको फीडबैक प्राप्त होती है। क्लियर है बच्चों यहां पे? एक वर्तुल संप्रेषण में, यानी एक सर्कुलर कम्युनिकेशन में, ये आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक सर्कुलर कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन हो रहा है जो सर्कुलर फॉर्मेट में है, सर्कुलर फॉर्मेट में है। क्लियर है बच्चों? तो सर्कुलर कम्युनिकेशन में एनकोडर जो है वो डिकोडर बन जाता है जब वहां पर होती है फीडबैक, जब उसको फीडबैक प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा यहां पर डी।
आंसर होने वाला है डी, यानी प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि। वो एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक जो है वो कूटभंजक हो जाता है जब वहां पर होती है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक जब वहां पर होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किस बात का उदाहरण है, किस तरह का उदाहरण है? कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन, मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन या फिर सर्कुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, टेलीफोन द्वारा जो संचार होता है वो किस तरह के संचार का उदाहरण है? यानी रेखीय संचार का उदाहरण है, अरेखीय संचार का उदाहरण है, यांत्रिक संचार का उदाहरण है, या कि वो वर्तुल यानी सर्कुलर संचार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है, यानी कि मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण है सी। मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण है। क्लियर है बच्चों? टेलीफोन द्वारा जो संचार है वो यांत्रिक संप्रेषण यानी मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन का उदाहरण है। क्लियर है यहां पर सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? ये प्रश्न भी जो है ये कॉमन सेंस पर आधारित है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इसका उत्तर सही देंगे। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, या आप कैसे कहते हैं वो महत्वपूर्ण है? आप कहां कहते हैं, आप कब कहते हैं, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कहां कहते हैं, आप इसे कब कहते हैं? मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी बात को कैसे कहते हैं। आप इसे कैसे कहते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह की भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हैं, कितना छोटा और स्पष्ट मैसेज आप देते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे कहते हैं, हाउ यू से इट। क्योंकि आप जानते हैं कि बुरी से बुरी बात भी काफी अच्छे तरीके से कही जा सकती है। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को कैसे कहते हैं। कैसे कहते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप क्या कहते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस बात को कैसे कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ओरल कम्युनिकेशन में वो है हाउ यू से इट। आप जो कह रहे हैं आप उसको किस तरह से कह रहे हैं, हाउ यू से इट। आप इसे कैसे कहते हैं। क्लियर है बच्चों? मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। मौखिक संप्रेषण जब होता है, ओरल कम्युनिकेशन जब होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है? और हम पढ़ चुके हैं कि लिसनिंग जो है, एक्टिव लिसनिंग, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर लिसनिंग पुअर हो, अगर लिसनिंग पुअर हो तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बाधा है। पुअर लिसनिंग, खराब श्रवण जो है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ी बाधा है मौखिक संप्रेषण में। मौखिक संप्रेषण में क्लियर है बच्चों? यहां पे मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो है वो कौन सी है?
मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है खराब श्रवण। यानी 4 विकल्प जो हमें दिए गए हैं उनमें से जो विकल्प है विकल्प ए, वो मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, यानी पुअर लिसनिंग। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे बात को तो मौखिक संप्रेषण जो है वो प्रभावी नहीं होगा। यह प्रश्न भी बहुत ही आसान है, आपको इसका उत्तर देना चाहिए। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। किस योग्यता पर निर्भर करती है? सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज होगी तो कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लॉन्ग सेंटेंस यूज किए जाएंगे तो कम्युनिकेशन उतना प्रभावशाली नहीं होगा। फॉरेन वर्ड्स, विदेशी शब्द का प्रयोग होगा तो और ज्यादा जटिलता बढ़ेगी और संप्रेषण प्रभावी नहीं रहेगा। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा, जटिल शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो भी संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। तो 4 विकल्पों में से जो विकल्प ए है यानी सिंपल लैंग्वेज, ये एक ऐसा विकल्प है जो संचार को प्रभावी बनाता है। संचार को प्रभावी बनाता है सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा का प्रयोग। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की किस योग्यता पर निर्भर करती है? वक्ता अगर सरल भाषा का प्रयोग करना जानता है, सरल भाषा का प्रयोग करने में सक्षम है, तो यह उसकी बहुत बड़ी योग्यता है और इसके आधार पर जो मौखिक संप्रेषण वो करेगा वो इफेक्टिव साबित होगा, यानी वो प्रभावशाली साबित होगा। ठीक है। बाकी तीनों जो विकल्प हैं यानी विकल्प बी, सी और डी, ये तो संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधक हैं। लॉन्ग सेंटेंस, फॉरेन वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो हैं ये तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधक हैं, बैरियर्स हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन या कहें कि औपचारिक संवाद, ये तो नहीं है। ठीक है। स्पष्ट एवं ध्यानपूर्वक संवाद, विकल्प सी है अनौपचारिक अंतः संचार, विकल्प डी है प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से समझना। तो यहां पे राइट आंसर होने वाला है सी, अनौपचारिक अंतः संचार जो होता है वो सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प होता है। क्लियर है बच्चों? अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? सर्वोत्तम विकल्प होगा अनौपचारिक अंतः संचार। अनौपचारिक अंतः संचार यानी इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। किस कार्य के लिए? अपने पार्टनर्स और सबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, सर्वोत्तम विकल्प है, वो है इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो है ये कैजुअल होता है, अनऑफिशियल होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर है बच्चों? यहां पे ये प्रश्न आपको समझ में आया? जल्दी से बच्चे बताएंगे क्या आप समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको इसको अपनी कॉमन सेंस के बेस पर हल करना है, अपने एप्टीट्यूड के बेस पर इसको हल करना है। आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? चार विकल्प जो है आपके सामने दिए गए हैं, चार विकल्प जो हैं आपके सामने दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों? उससे उच्चतर अधिकारी से शिकायत करेंगे, निजी तौर पर एकांत में उससे बात करेंगे, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देंगे, या फिर नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। आप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं? सर्वोत्तम विकल्प क्या हो सकता है आपके लिए? सर्वोत्तम विकल्प होगा सी, उसकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देंगे, उसकी अनदेखी करेंगे और अपने कार्य पर ध्यान देंगे। ये होगा इसका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों यहां पे? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दें। ये तो बेस्ट विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, आप अपने कार्य को अपने वरिष्ठ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, छुट्टी मंजूर कर दें। छुट्टी मंजूर करना भी एक आसान विकल्प है। वो व्यक्ति जो काफी महत्वपूर्ण है छुट्टी पर जाएगा, तो उसके बाद उस कार्य को कौन करेगा? हो सकता है कि आपको छुट्टी मंजूर भी करनी पड़ जाए, लेकिन उससे पहले कुछ करना आवश्यक होगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने के लिए कहें, ऐसा भी करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले भी कुछ करना आवश्यक है। वो क्या है? आप उस व्यक्ति से मिले, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। ठीक है, यह सर्वोत्तम विकल्प होगा, यह आपको करना चाहिए। अगर उसके बाद भी वो व्यक्ति छुट्टी पर जाना चाहता है, या कहें कि उसका छुट्टी पर जाना बेहद जरूरी है, तो फिर वो छुट्टी पर जा सकता है, आप उसको छुट्टी पर जाने देंगे। उसके बाद अन्य विकल्प आप जो है अपना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उससे मुलाकात करेंगे, छुट्टी के कारणों के बारे में उससे चर्चा करेंगे और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो फिर आप अन्य विकल्पों पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है डी। इस प्रश्न का उत्तर है डी। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रश्न को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। योर सबॉर्डिनेट रिक्वायर्स लीव, बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू हिज एब्सेंस बिकॉज ही इज ए की पर्सन टू दैट वर्क। की पर्सन है वो, यानी उसका रिप्लेसमेंट भी इतना आसान नहीं है। की पर्सन है, उसका रिप्लेसमेंट भी इतना आसान नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप उससे मुलाकात करेंगे, उससे मीटिंग करेंगे, उसके साथ डिस्कस करेंगे कि वो छुट्टी पर क्यों जाना चाहता है, और ट्राई टू कन्विंस हिम, उसको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो की पर्सन है उस कार्य के लिए, उस कार्य के लिए जो वो करता है उसके लिए वो की पर्सन है। उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना भी आसान नहीं होगा आपके लिए। तो पहला विकल्प जो है वो है कि आप उससे मुलाकात करें और उसके छुट्टी के कारणों को जानने की कोशिश करें। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्णयन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, ये तो बात सही है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, ये भी सही है, ये भी सही है। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है, ये गलत बात है। डिसीजन मेकिंग इज नॉट इक्वल टू पॉलिसी मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग एक ही नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। तो कुल मिला के कथन 1 और कथन 2 सही हैं, तो आंसर होने वाला है यहां पर बी। आंसर होने वाला है यहां पर बी। क्लियर है बच्चों? इसी प्रश्न को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की यहां पर बात हो रही है, ठीक है ना। और डिसीजन मेकिंग में क्या है? इट इज एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन। एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो निर्धारित करने का कार्य किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अनेक विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होता है डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत, यह भी सही है। डिसीजन मेकिंग इज सिनोनिमस विद पॉलिसी मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये बात जो है सही नहीं है। पॉलिसी मेकिंग अलग होती है और डिसीजन मेकिंग जो है वो अलग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। कथन 1 और 2 जो है वो सही है, तो राइट आंसर इज बी। क्लियर है बच्चों? बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे सोच समझकर धैर्य के साथ जिम्मेदार नागरिक की तरह सोचकर इसका उत्तर देंगे, इसका उत्तर देंगे। आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे, ये तो सही विकल्प नहीं हुआ। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, ये विकल्प जो है पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य विकल्प जो है उनको देख लेते हैं एक बार। चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, और चौथा विकल्प है उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। देखिए, चिल्लाना और क्रोध करना ये तो सही विकल्प नहीं हो सकते। आप चिल्लाने का कारण जानेंगे सबसे पहले और उसके बाद जो है उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, यही सही विकल्प है, यानी सी। भाई कोई चिल्ला रहा है आपके ऊपर तो आप सबसे पहले तो चिल्लाने का कारण जानेंगे। राइट आंसर इज सी। चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे, ये सही विकल्प है। सेटल द प्रॉब्लम आफ्टर नोइंग द कोज ऑफ हॉलिंग। सबसे पहले चिल्लाने का कारण जानेंगे और उसके बाद मामले को शांत करेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने है, ये एक केस स्टडी है, इसको पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। माताजी बीमार हैं, आप उनके लिए दवा लेने जा रहे हैं, ठीक है।
कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचले गए बच्चे को आप देखते हैं, उस वाहन का चालक जो है भागने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप तत्काल जो है घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, या फिर आप वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, या पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, या फिर घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे? देखिए, वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश तो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरा काम है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बच्चा जो घायल है, ठीक है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। तो विकल्प बी तो हो जाता है समाप्त, ठीक है। पुलिस को घटना के बारे में सूचना आप देंगे, लेकिन यह पहला कार्य नहीं है। घायल बालक के माता पिता को भी आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन यह भी पहला कार्य नहीं है। सबसे पहला जो कार्य आप करेंगे वो होगा कि आप तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, पास के अस्पताल में ले जाएंगे। बालक जो है वो कुचला गया है और उसको तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप उसे इमीडिएटली पास के अस्पताल में ले जाएंगे। ये आपका सबसे पहला कार्य होगा, सबसे पहला कार्य। क्लियर है बच्चों? तत्काल आप घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे और उसके बाद जो है आप अन्य कार्य कर सकते हैं, जैसे आप पुलिस को सूचना देंगे, ठीक है, हो सकता है आप बच्चे के माता पिता को भी सूचना दें। क्लियर है बच्चों? लेकिन वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश आप नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि वो आपको भी कुचल दे बचने के चक्कर में, ऐसा भी हो सकता है। तो एडवेंचर आपको नहीं करना है, ठीक है। तत्काल घायल बच्चे के पास के अस्पताल में आप लेकर जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न आपके सामने है, निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं। निर्णयन से संबंधित समस्याएं क्या हैं? भय, उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं। एक से ज्यादा विकल्प जो है इस प्रश्न में आपको सही प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपको सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना है, सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव आपको करना है। और सर्वोत्तम विकल्प हो जाएगा सी, भय एवं झूठी आशा। भय और झूठी आशा जो है वो निर्णयन में बाधक है, निर्णयन में बाधक है। फियर एंड फॉल्स होप्स जो है वो डिसीजन मेकिंग की समस्या है, डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद डिसीजन मेकिंग आर फियर एंड फॉल्स होप्स। क्लियर है बच्चों? भय एवं झूठी आशा ये निर्णयन से संबंधित समस्याएं हैं, तो आंसर हो जाएगा यहां पर सी, सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, आप एक बड़े व्यवसायिक घराने के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। यदि किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, जैसे कि आप समझिए कि टाटा ग्रुप, टाटा समूह उदाहरण के लिए, और उसका जो निदेशक मंडल है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप उसके मेंबर हैं, ठीक है। किसी विशेष मुद्दे पर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों के निर्णयों से सहमत नहीं हैं, या कह सकते हैं कि कुल मिलाकर पूरे निदेशक मंडल ने जो फैसला लिया आप उससे सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? निर्णय को स्वीकार कर लेंगे,
निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। स्पष्टीकरण तो आप नहीं मांग सकते, ठीक है। उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। उच्च स्वर में आप विरोध भी प्रकट नहीं कर सकते। निर्णय को लेकर स्पष्टीकरण भी आप नहीं मांग सकते। और निर्णय को सिर्फ आप स्वीकार कर लें जबकि आप उससे सहमत नहीं है, यह भी सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प होने वाला है यहां पर ए, यानी निदेशक मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखेंगे उनके विचार के लिए। आप सहमत नहीं है, यह बात सही है, तो अपना दृष्टिकोण आप रखेंगे मंडल के समक्ष ताकि मंडल आपके दृष्टिकोण पर भी विचार करे। पुट योर व्यू पॉइंट बिफोर द बोर्ड फॉर देयर कंसिडरेशन। और ये जो निदेशक मंडल होता है, ये होता इसीलिए है कि कई तरह के लोग इसमें होते हैं, वो सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने विचार रखते हैं ताकि विचारों की विविधता जो है वो सामने आए। किसी भी मुद्दे के जितने समाधान हो सकते हैं वो सभी जो है सामने आए और निदेशक मंडल सम्मिलित रूप से उन सभी विकल्पों पर विचार करे और सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो होते ही इसलिए है कि वो बिना किसी भय, बिना किसी डर, बिना किसी पक्षपात के किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखें खुलकर, ताकि बोर्ड जो है उनके विचारों पर विचार कर सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके। तो यही मकसद होता है बोर्ड का। तो राइट आंसर जो है यहां पर होने वाला है ए। मंडल यानी निदेशक मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचारण हेतु रखेंगे। पुट योर व्यू पॉइंट बिफोर द बोर्ड फॉर देयर कंसिडरेशन, यही सर्वोत्तम विकल्प है। तो राइट आंसर जो है वो है ए। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ पे? और इसी के साथ जो है हमारे प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। आज की क्लास में हमने 2017 और 2016 में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी सीसेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को हल किया। ऐसे प्रश्न जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित थे। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुल मिला के प्रश्न जो हैं वो दो तरह के हैं। एक प्रश्न वो है जो डोमेन नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी आपने अगर किसी पर्टिकुलर थिंकर को नहीं पढ़ा है, किसी पर्टिकुलर थिंकर की थ्योरी को आपने नहीं पढ़ा है, तो आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कॉमन सेंस पर बेस्ड हैं, यानी अगर आपने काफी सारे प्रश्न जो हैं इस तरह के सोल्व कर लिए हैं तो आपका एक एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाती है और उस अप्रोच यानी उस माइंडसेट का प्रयोग करके आप काफी प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। तो वही प्रश्न आपको हल करने हैं, उन्हीं प्रश्नों को हल करने का टारगेट आपको लेकर एग्जाम में जाना है। वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे ही जाएंगे जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उनको लेकर टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है। दूसरा जो पेपर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोकस आपको उस पर देना है। सीसेट पर आपको उतनी एनर्जी, उतना फोकस नहीं देना है। क्लियर है बच्चों? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है बच्चों? तो अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को शाम को 9 बजे और हम हल करेंगे इससे पहले के 2 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को, यानी 2015 में और 2014 में पूछे गए प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो सभी बच्चे जो है उस क्लास में उपस्थित रहें।
क्लियर है बच्चों? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहिए। आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है थोड़ा पीछे हट गई है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा पॉलिश कीजिए, रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लगातार पढ़ रहे हैं, तो आपको भी लगातार पढ़ते रहना है। आपकी नॉलेज में जो गैप है वो आपको लगातार भरते हुए जाना है। क्लियर है बच्चों? तो इसी मार्गदर्शन के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।